हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाला पेपर सोशल साइंस सेक्शन डी का सॉल्यूशन। और आज हम करेंगे गाला पेपर 2। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता ही है गाला इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको इसको सॉल्व करना है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारी ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सोशल साइंस गाला पेपर 2 सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका रहेगा 20 मार्क्स का और आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने में से? देखो 7 क्वेश्चन में से। कैसे? 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो 7 क्वेश्चन में से एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितना अच्छा ऑप्शन देके रखा है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 54 होगा वो मैप का होगा, जो कि कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 + 1 5 क्वेश्चंस हो गए। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो 4 5 20 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सेक्शन डी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर 5। ऑलमोस्ट चैप्टर 5 का हर एक टॉपिक में से सेक्शन डी में पूछ लिया जाता है। तो अब जब देखो यहाँ पे देखो, पहला केमिस्ट्री है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैथमेटिक्स का पूछ लिया है। तो चैप्टर 5 काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी के लिए। नाउ फर्स्ट इज एक्सप्लेन केमिस्ट्री एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है एंड दिस साइंस इज वेरी यूजफुल फॉर। इस साइंस का इस्तेमाल होता है काफी सारे मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स फॉर एग्रीकल्चर, उनको यूज कैसे करना है उसके लिए। देन मेटल्स और मेकिंग ऑफ मेडिसिन, अलग अलग मेटल को कंबाइन करके कुछ आइडल बनाना, उन सब के लिए। फिर मेटल्स को किस तरीके से यूज किया जा सकता है और मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए केमिस्ट्री का यूज होता है। इसलिए इसको कहा जाता है ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है। थियोरेटिकली हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। एंड देन द नेम व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज फॉर 1 मार्कर आल्सो आचार्य नागार्जुन, अ लर्नेड बुद्धिस्ट ऑफ व्हिच यूनिवर्सिटी? सो नालंदा यूनिवर्सिटी। उनको हम कहते हैं आचार्य। किस फील्ड का? केमिस्ट्री फील्ड का आचार्य, यानी कि मास्टर। और उनकी बुक का नाम है रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। आरोग्य मंजरी ये बुक पूरी की पूरी मेडिसिन पर बेस्ड है कि कौन से मेटल का इस्तेमाल हम मेडिसिन के लिए कर सकते हैं। और रस रत्नाकर, रस यानी कि क्या होता है? मेटल्स, मिनरल्स, और रत्न यानी कि जेम्स। तो ये बुक पूरी मेटल्स को किस तरीके से यूज करना है, जेम्स कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, और इसके अलग अलग गोल्स हैं। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग गोल्स थे इस बुक के। उसमें से एक गोल है कि बेस मेटल को गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट करना। बेस मेटल यानी कि लीड या कॉपर, उसको गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट करना। तो ये सारी चीजें इस बुक में है। देन आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड द यूज ऑफ, अच्छा देखो, हर्बल मेडिसिन के साथ साथ एलोपैथी का इस्तेमाल करना इन्होंने सिखाया। एंड देन इट इज बिलीव दैट मर्करी, हमको पता है ना ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मर्करी ऐश का मेडिसिन में यूज करना ये भी आचार्य नागार्जुन ने ही इनिशिएट किया था, इन्होंने ही शुरू किया था। फिर इसके अलावा जो कॉपर स्टैचूज हमको मिले हैं बुद्धा के, वो हमको बताता है कि जो एशियंट इंडियंस हैं वो कितने एक्सपर्ट थे इस फील्ड में, केमिस्ट्री में। तो देखो यहां से जितनी भी चीजें हैं ये सब आपकी 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। सबसे पहला है स्टैचू ऑफ कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा। कहां से? सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार। अब यहाँ पे 2 कॉपर स्टैचू हैं, दोनों कहाँ के हैं और कितने फीट के हैं? यू हैव टू रिमेंबर दैट। सो सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार, इट्स हाइट इज 7.5 फीट है। ठीक है, और जो दूसरी जगह से मिला है नालंदा, उसकी हाइट है 18 फीट। ठीक है, दोनों याद रखना है, ये ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट एग्जाम्पल है, एक्सक्यूसिट एग्जाम्पल, यानी कि एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री में कितना आगे था, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है विजय स्तंभ, जो कि एक आयरन पिलर है जिसकी हाइट क्या है? 24 फीट, और उसका वेट है 7 टन्स। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त II ने बनाया था। ठीक है, आयरन पिलर है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी ओवर सेंचुरीज, सदियां बीत गई, कितने सारे वेदर चेंज, एक्सट्रीम वेदर इसने एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन उसके बाद भी इस पिलर में जरा भी कोरोजन नहीं हुआ है। दिस पिलर इज नॉट कोरोडेड येट एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एल्केमिकल लॉ ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज एल्केमिकल लॉ? तो केमिस्ट्री को जो एशियन ट्रेडिशन था इंडिया में केमिस्ट्री को यूज करने का, दैट इज एल्केमिकल लॉ। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स का है, आपको सारी डिटेल्स उसमें लिख देनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो वो आपको हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप ऐप डाउनलोड करके ये ले सकते हैं। नाउ
Question 48 is write a note on the progress achieved by ancient India in the field of mathematics में हमारा क्या contribution था. So India has made epoch-making mathematical discoveries were to be made in India through which contemporary global affairs are carried out. यानी इंडिया ने मैथ्स में जितनी important discoveries की है उनके बेसिस पर आज वर्ल्ड इतना आगे हुआ है, हम ये कह सकते हैं. यानी कि वो जो चीज इंडिया ने डिस्कवर करके दी है उसके बेसिस पर ये सारी रिसर्चेस फिर आगे कैरी हुई हैं. जैसे गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड क्या है? डिस्कवरी ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, थ्योरम ऑफ बोधियान, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक सब इंडिया का है. आर्यभट्ट ने जीरो डिस्कवर किया और द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वो डिस्कवर बाय सेज नेम ग्रुथ सामंत. यानी कि एक नंबर लिखेंगे उसके बाद 53 जीरोस लगाएंगे और उनको पढ़ते कैसे, वंस, टेंस, थाउजेंड, हमारी एक लिमिट आ जाती है. लेकिन जो एंशिएंट इंडिया है उधर पर उन्होंने 53 जीरोस तक क्या बोल सकते हैं वो हमको बताया है. डेसिमल सिस्टम हैव बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेइंग इंस्ट्रूमेंट. अब देखो मोहनजोदारो से जो हमको रिमेन्स मिले, तो रिमेन्स कैसे, उन्होंने कुछ मेजर करके बनाए होंगे ना सारी चीजें, किसी मोल्ड में स्टैचू बनाना, तो ये सब मेजरमेंट तो उनको पहले भी आता था. उसके अलावा भास्कर आचार्य हैज रिटन बुक लीलावती गणित और बीज गणित इन 1150 एडी और उन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन को भी डिस्कवर किया. यानी कि सोचो इतना एकदम बेसिक चीजें जिसके बिना कोई डिस्कवरी पॉसिबल ही नहीं थी और ये सब इंडिया की देन है. देन ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. फिर बोधियान डिस्कवर ट्राइंगल थ्योरम. ओके, आर्यभट्ट ने मेंशन किया वैल्यू ऑफ पाई 22/7 या 3.14, ये भी आर्यभट्ट ने किया है और ये सब उन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टियम में लिखा हुआ है. ही ऑल्सो प्रोपाउंडेड दैट और पाई को PIE पाई बोलना है, ये भी उन्होंने बताया. और फिर टू शो द कांस्टेंट रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल. अब 2πr सर्कमफ्रेंस होता है, πr² एरिया होता है, तो सर्कल में पाई का इस्तेमाल करना he propounded. And then multiplication, addition, subtraction, square root, cube root, etc. introduced by Aryabhatta in his work. इतना सारा contribution है आर्यभट्ट का मैथमेटिक्स में, इसलिए he is known as the father of mathematics. इसके अलावा उनकी दूसरी बुक्स हैं जैसे कि दशगित्तिका और आर्यभट्टियम, ये दोनों याद रखनी है. Then he has described main principle of astronomy. अब मैथ्स के अलावा एस्ट्रोनॉमी में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है. जिसका एस्ट्रोनॉमी के बारे में इन्होंने जिस बुक में लिखा है उस बुक का नाम है आर्य सिद्धांत. क्या नाम है? आर्य सिद्धांत. Then various aspects of math have been discovered by many scholars in their book. अलग अलग स्कॉलर्स हुए हैं इंडिया में मैथ्स के, जैसे बोधियान, आपस्तंभ, कत्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त. ओके, तो ये यहां पर हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है. 4 मार्क्स का है, सो यू हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी डिटेल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 49 क्वेश्चन. अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं. पहला है कि व्हाई इज द इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीजिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों का झुकाव क्यों बढ़ रहा है? सीधी सी बात है, जो केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं फील्ड्स में उसका असर डायरेक्ट ह्यूमन को हो ही रहा है, फिर एनवायरमेंट को भी हो रहा है, तो इसलिए जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. सो पहला आंसर होगा द रेट एट विच केमिकल फर्टिलाइजर, जिस रेट से हम केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हमको देखने को मिले हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल एंड इंसेक्टिसाइड इन ग्रेन्स. अब हर जगह पे, यानी कि एग्रीकल्चर में हर जगह पे जब ये केमिकल यूज हो रहे हैं तो ये ग्रेन्स में है, ये वेजिटेबल्स में है, और आज आप कल न्यूज तो देखते ही हैं कि किस तरीके से कस्टमर को उल्लू बनाया जाता है ना, उनको कितना केमिकल वाली चीजें बेची जा रही हैं. जैसे कैबेज हो गया तो वो भी नकली तरीके से बना लिया जाता है, फिर बनाना है उसको भी केमिकल के थ्रू पका लिया जाता है. तो ये सारी चीजें, तो फ्रूट्स वगैरह में विच हैज अफेक्टेड एडवर्सली एनवायरमेंट में तो अफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, ग्राउंड वाटर भी हमारा पल्यूट हो रहा है, और फिर हाइजीन ऑफ द पीपल. Then organic farming is that method of farming in which यूरिया या फिर दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका इस्तेमाल नहीं होता. तो अगर इनका इस्तेमाल नहीं होता है तो किसका होता है? तो न्यूट्रिशन के लिए, फॉर द क्रॉप, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, कंपोजिट फर्टिलाइजर, इन सब का इस्तेमाल होता है. ये सारे हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं.
काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट और बटर मिल्क, इन सब का इस्तेमाल होता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि इंसेक्टिसाइड की तरह ये काम करते हैं। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी ऑर्गेनिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनका स्वाद अलग होता है, ठीक है, उनमें मिठास ज्यादा होती है, उनकी फ्रेग्रेंस अलग होती है, अलग पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिक है। फिर दीज आर मिनरल, विटामिन एंड लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स इन दीज क्रॉप्स, और इन सारे क्रॉप्स में जो चीजें होती हैं वो विटामिन, मिनरल्स और हमारी लाइफ को हेल्दी बनाने की सारी चीजें होती है इसमें, है ना। तो यही रीजन है कि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों का इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है। नाउ इसमें हमको सेकंड क्वेश्चन पूछा है, नेसेसरी फेवरेबल कंडीशन फॉर कॉफी क्रॉप। अब सिर्फ कंडीशन नहीं बतानी है, पूरे डिटेल हम देंगे कॉफी का। सो कॉफी इज रेड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन स्लोप्स में इनको उगाया जाता है अंडर द शेड ऑफ लार्जर ट्रीज, ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनकी छांव में कॉफी को उगाया जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनरेज पड़ी कॉफी पर तो ये खराब हो जाएगी, ठीक है। नो डायरेक्ट सनरेज फॉल्स ऑन द कॉफी लीव्स। द कॉफी नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है, और माउंटेन का स्लोपी लैंड। कॉफी इज ग्रोन सबसे ज्यादा इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और कर्नाटका का जो कूर्ग रीजन है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है कॉफी प्रोडक्शन के लिए। कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स, तो जो कॉफी का पेड़ होता है उसमें छोटे छोटे रेड कलर के होते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको ग्राइंड करते हैं और उसके बाद उसको हम एज अ ड्रिंक पीते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट आर दी फेवरेबल कंडीशन। देखो चैप्टर नंबर 10 में वीट और पैडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे वीट के बारे में पूछ लिया गया है, गिव द नेम्स ऑफ स्टेट विच प्रोड्यूस नोटवर्दी अमाउंट्स ऑफ वीट। क्या टॉपिक है, वीट। हमको A to Z डिटेल दे देनी है वीट की, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो वीट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ अवर कंट्री आफ्टर पैडी, और कितने एरिया में ग्रो किया जाता है, तो 1/3 एरिया ऑफ द एरेबल लैंड ऑफ अ कंट्री, और ये सब्सटेंशियल फूड है, स्टेपल फूड है किसका, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। और वीट कैसा है, राबी क्रॉप है ऑफ टेम्परेट जोन। Then it requires black fertile loamy soil and more than 75 centimeter of annual rainfall. Wheat can be grown in area receiving more than 100 cannot be. Okay, देखो इसको कितनी बारिश चाहिए, 75 सेंटीमीटर, लेकिन अगर जिस एरिया में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाती है वहां वीट का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और ऐसी जगह पर पैडी का प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द वीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल। ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा फायदा वीट और राइस को ही हुआ था। वीट कल्टिवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। दीज स्टेट यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी मिलकर ही पूरे इंडिया का 2/3 प्रोडक्शन अकेले ही कर डालते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी इरिगेशन फैसिलिटीज है, और कैनाल वाटर जो पंजाब में है तो यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में यानी कि अबंडेंट वीट का प्रोडक्शन होता है, और इसी रीजन से पंजाब इज ऑल्सो नोन एज व्हीट बोल ऑफ इंडिया। Wheat is also produced in states like MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह होता है, वेस्ट बंगाल। उसकी क्वालिटी फिर डिफर करते हैं क्योंकि सॉइल और पानी का भी फर्क है, क्लाइमेट का भी फर्क है। और गुजरात के भाल रीजन में जो वीट है उसको कहते हैं भलिया वीट। अमंग ऑल जितने भी फूड ग्रेन्स है हमारे, जैसे कि ये राइस हो गया, वीट, मिलेट, उन सब में ग्रेन्स इज यूज इन द डेली, वीट इज द बेस्ट। तो जितने भी डेली मील्स हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं, उसमें सबसे बेस्ट क्या है, वीट है, और इसलिए इसको किंग ऑफ ग्रेन्स भी कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ग्रेन्स वीट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस। तो जितने भी फूड ग्रेन्स है उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वीट में होता है, ठीक है। दिस इज व्हाई वीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ ग्रेन्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी 4 प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो PAP पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत सारे हैं, कोई भी 4 लिखने हैं यहाँ पे, है ना। आप तैयारी है 5 प्रोग्राम्स की करना, ओके। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है 4 प्रोग्राम्स, अगर ना लिखा होता तो आप एग्जाम में 4 से 5 लिख के आने ही हैं। पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई यानी कि क्या होता है, इरिगेशन। सो इरिगेशन फैसिलिटी शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। हर एक एग्रीकल्चर लैंड तक इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि पानी का वेस्टेज कम हो। इसके अलावा स्मॉल, बिग, मीडियम साइज चेक डैम का कंस्ट्रक्शन करवाना और वाटर प्रॉब्लम को कॉम्बैक्ट करना, उनको सॉल्व करना, ये इस योजना में आ जाता है, so that every field gets water and then such type of steps have been taken so that farmers are safe from dangers of agriculture। एग्रीकल्चर बहुत ही रिस्की है, ठीक है। मॉनसून कैसा रहेगा वो कोई नहीं बता सकता, तो पूरा का पूरा नेचर पे डिपेंड करता है, तो उनके रिस्क से थोड़ा ही सही बच जाना
ये इसका टारगेट है। एंड डेट एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। डेट यानी कि कर्जा। मान लो एग्रीकल्चर के लिए इस साल फार्मर ने कर्जा लिया, लेकिन पता चला बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पूरा खराब, या बारिश नहीं हुई तो भी डैमेज। तो ये जो डेट में फंस जाते हैं ना, इस डेट ट्रैप से फार्मर्स को निकालना ताकि वो अपनी गरीबी से ऊपर आ सके, प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इनकम। ठीक है, जितनी उनके नीड्स हैं वो पूरी करना और उनको दूसरा एम्प्लॉयमेंट सोर्स प्रोवाइड करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर दूसरी है प्रधानमंत्री फार्म या प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस यानी कि बीमा। सो बाय इंप्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, फार्मर्स आर टू बी हेल्प्ड एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, फ्लड जैसी सिचुएशन होगी, या बारिश ही नहीं हुई, तो ये नेचुरल कैलेमिटी से ये फार्मर्स को बचाना बाय प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिक सपोर्ट। देन गवर्नमेंट स्टार्ट गिविंग बोनस एट द परचेज ऑफ कॉटन, तो अगर फार्मर्स जो है वो कॉटन उगाएंगे और गवर्नमेंट उनको परचेज करेगी तो बोनस देगी। ठीक है, और कंसेशन एट लॉस या डैमेज ऑफ क्रॉप्स, और अगर उनके क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं या उनको कुछ नुकसान हो जाता है उस टाइम पर भी गवर्नमेंट उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देगी। क्षति मुक्त कृषि भाव पंच, क्या नाम है? क्षति मुक्त कृषि भाव पंच हैज बीन सेट अप टू स्टेबलाइज द प्राइसेस, और प्राइसेस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने की वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो प्राइस स्टेबल रहे ताकि उनको इतना लॉस भी ना हो, इसके लिए क्या एस्टेब्लिश किया गया है? क्षति मुक्त कृषि भाव पंच। नाउ तीसरी हम बात करेंगे नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनाल नेटवर्क ताकि हर एक फील्ड तक पानी पहुंच सके, सॉइल इरोजन को रोकना, नए ट्यूबवेल्स ट्राइबल्स लोगों के लिए बनाना, एंड देन प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। खारा पानी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना पीने के लिए ना एग्रीकल्चर के लिए, तो सैलिनिटी यानी कि वही खारा पानी होता है, तो उसको रोकना। देन अदर देन दिस प्रोग्राम ऑफ डिगिंग पॉन्ड्स, वाटरशेड डेवलपमेंट, टैंक्स का कंस्ट्रक्शन करवाना, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, एफॉरेस्टेशन यानी कि ग्रोइंग मोर ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स, रेनोवेशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ चेक डैम्स जो पुराने हो चुके हैं उनको रेनोवेट करना, और अगर कुछ एडवांस टेक्निक मांग रहे हैं तो उनको उस हिसाब से डेवलप करना, एटसेट्रा हैव बीन स्टार्टेड सो दैट पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये सारे काम जब गांव में होंगे तो लोगों को अपने आप एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, है ना, और फैमिलीज कैन कम आउट ऑफ देयर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। चौथी हम बात करेंगे ग्रामोदय टू भारत उदय स्कीम, ग्रामोदय से भारत उदय। विलेजेस जो होते हैं वो किसी भी नेशन के लिए नींव यानी कि बेस होते हैं। अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो ही जाके हमको आगे प्रोग्रेस देखने मिलेगा, तो अगर विलेजेस डेवलप करेंगे तो ही नेशन में डेवलपमेंट दिखेगा। सो थ्रू सच प्रोग्राम फार्मर ओरिएंटेड प्लान्स यानी कि इनका जो मेन सेंटर होता है वो कौन होता है? फार्मर्स, हैव बीन मेड टू प्रिवेंट लॉस फेस्ड बाय द फार्मर्स। देखो
जो जंगली जानवर होते हैं अगर वो खेत में घुस गए तो पूरे खेत को बर्बाद कर देते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स की वजह से उनको जो नुकसान होता है वो क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको इकोनॉमिक हेल्प देगी फेंसिंग लगाने के लिए, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो वो मतलब कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करके उनकी फील्ड के आसपास पूरा फेंसिंग करा देंगे टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। एंड देन प्रोडक्शन ऑफ ग्रास फॉर कैटल एट द टाइम ऑफ क्राइसिस और ड्रॉट, जब सूखा पड़ जाए तो जानवरों के लिए जो चारा है वो भी गवर्नमेंट उगा के देती है, यानी कि उनको इकोनॉमिक हेल्प करती है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रास कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी पैसे से, और फिर वो उनको दे देगी ताकि जो उनके एनिमल्स हैं वो मर ना जाए। देन एंड टू हेल्प टू कंस्ट्रक्ट कैटल शेल्टर, शेल्टर बनाने के लिए पैसा देना। रेन फोरकास्टिंग एंड डिस्कवरिंग मिनरल रिच रीजन, तो देखो गांव में जो भी एरिया है जहां पे मिनरल्स अच्छे खासे मिल सकते हैं उन सबको डिटेक्ट करके बताना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। और वो कैसे करती है, थ्रू अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक। इन सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट बता देती है कि कौन सा रीजन है जहां मिनरल्स अच्छे खासे हैं, तो वहां पे काम शुरू होगा, जिसकी वजह से गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और गांव डेवलप भी करेगा। प्रोविजन इज मेड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्वे, देन दे गेट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। अब खेती करने में बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं, जैसे अलग अलग मशीन हो गया, तो ये सब खरीदने के लिए फार्मर के पास पैसा नहीं होता है, तो वो लोन लेंगे और वो जो लोन होगा उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। ये सारी चीजें कवर होती है ग्रामोदय से भारत उदय स्कीम में। ओके, चलो नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है कि पुअर पीपल लिव इन रिच इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया के पास अबेंडेंट मिनरल्स हैं। ठीक है, इंडिया इज रिच इन मिनरल्स, इंडिया इज रिच इन रिसोर्सेज, लेकिन हम उन मिनरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल खुद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, उनको बेच देना पड़ता है सस्ते भाव में, और फिर उन्हीं से बनी हुई चीजें बहुत कॉस्टली हम खरीदते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पुअर people live in rich India. Now, as per the report of UNDP 2015, ratio poverty in India in 2011-12 was, याद रखना है, 21.92. It means that total poor 26.93 करोड़ है, जिसपे से 21.65 करोड़ रूरल में रहते हैं और 1.28 करोड़ अर्बन में रहते हैं। ये सारा डेटा याद करना है क्योंकि ये और ये MCQs में आता है। नाउ छत्तीसगढ़ सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ इज द पुअरेस्ट स्टेट, और बल्कि जो गोवा है वहां पर लोवेस्ट पॉवर्टी देखने मिली है। गुजरात में भी इतना पॉवर्टी नहीं है, पर रेट याद रखना है 16.63। छत्तीसगढ़, आसाम, यूपी, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर 30% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में रह रही है। इंडिया इज बेस्टो विद नेचुरल रिसोर्सेज इन लार्ज क्वांटिटी एंड इज प्रोस्पेरस इन नेचुरल रॉ मटेरियल। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है और रॉ मटेरियल नेचुरल भी हमारे पास है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्दी प्रॉफिट फ्रॉम दैम, अब उनको हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे तो हम उससे फायदा कैसे लेंगे। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है, और जो प्लानिंग है उसमें डिफेक्ट है। हमारे मिनरल्स जो है, रिसोर्सेज, वो वेस्ट हो जाते हैं सिंस ईयर, और यही सालों साल चलता आ रहा है, जिसकी वजह से दीज नेचुरल रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड टू देयर बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, है ना। तो टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से इंडिया अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, ठीक है, किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। एंड देन क्या होता है कि हमको इन रिसोर्सेज को बेच देना पड़ता है एज अ रॉ मटेरियल, और इनसे जो फिनिश गुड्स बनते हैं वो हमको खरीदना पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्रोपोर्शन, इसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो भी कम देखने को हमको नहीं मिली है। एंड सो इट इज सेड दैट द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट 53 है, state the reason of high number of child labor in India and the mention the ways to stop this evil। दो क्वेश्चन पूछे हैं, अलग अलग मेंशन करके आंसर देना है एकदम सही तरीके से। पहला है कि चाइल्ड लेबर का डिमांड क्यों बढ़ रहा है, तो आप हेडिंग डालेंगे कि डिमांड ऑफ चाइल्ड लेबर हैज इंक्रीज इन मैनीफोल्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो पहले इसका आंसर करेंगे। चाइल्ड लेबर सबसे सस्ता फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको खुद को नहीं पता कि उनकी मेहनत का उनको कितना मिलना चाहिए, जो देंगे उसमें खुश हो जाएंगे, इसलिए चीपेस्ट फैक्टर प्रोडक्शन है एज कम्पेयर टू एडल्ट, उनसे ज्यादा काम निकलवाया जा सकता है कम पैसे देकर। दूसरा रीजन है दे आर अनऑर्गेनाइज, यानी कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता भी है तो कंप्लेन करने के लिए वो कहीं नहीं जा सकते। ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस और कैन नॉट प्रोटेस्ट, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, है ना। Then, so child laborers can easily be exploited in various ways without even their knowledge। मैंने वही बोला कि उनको पता भी नहीं होता है कि उनके साथ गलत हो रहा है।
इन हार्ड एंड हजार्डस कंडीशन वर्क कुड बी टेकन फ्रॉम देम बाय पेइंग लेस वेजेस। कैसी भी सिचुएशन हो, डरा धमका के कैसे भी कम पैसे देकर उनसे काम निकलवाया जा सकता है। फॉर असाइन वर्क दे आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर मोर आवर्स देन द शेड्यूल्ड टाइम। क्या है, जैसे मान लो टाइम है 5 घंटे का, लेकिन उनसे 8-8 घंटे काम करवा रहे हैं बाय थ्रेटनिंग या टेम्पटिंग, डरा धमका के। ये सब चीजें जो चाइल्ड लेबर है इनकी बच्चों से निकलवा लेते हैं। एज चाइल्ड लेबर इजिली अवेलेबल सो नंबर इज मोर। आसानी से बच्चे दिख जाएंगे जो काम करने के लिए तैयार है, जस्ट टू एड सम इनकम टू द फैमिली। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, अब उनके पास एजुकेशन नहीं है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, वरना उनको खुद को पता होता क्या सही है क्या गलत है। Due to lack of educational facilities in rural areas, children are sent to work in order to fulfill requirement of the family. Education नहीं है तो जो गांव के बच्चे हैं वो खुद ही चले जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है कमाने के लिए बहुत ही छोटी एज में, जिस एज में उनको स्कूल जाना चाहिए उस एज में वो कमाने निकल जाते हैं। और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अर्निंग हैंड की तरह देखते हैं, यानी कि उनको बड़ा करने की, पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी तो वो उठाती नहीं है, बस बच्चा हुआ अब इसको हमको कमाने भेज देना है। 10 यंग एज में चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ गेम्स वगैरह, एंटरटेनमेंट, रेस्ट, चाइल्डहुड, लव ऑफ पेरेंट्स, वार्मथ, केयर, एजुकेशन, ये कुछ नहीं उनको मिलता। Some of children among them get involved in crime in tender age and become criminals. और इसी छोटी एज में अगर वो गलत काम में घुस गए तो आगे चल के ऐसे ही बच्चे बड़े क्रिमिनल्स बनते हैं। So these are the reasons for more demand of child labor. अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? So remedies for abolishing child labor. Constitutional provision है 3, क्या है कि 14 ईयर से छोटा बच्चा उसको हम एज अ लेबर नहीं एम्प्लॉय कर सकते, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं बना सकते। नो चाइल्ड बिलो 14 years विल बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और ऑक्यूपेशन और जॉब। और अगर कोई लॉ तोड़ता है तो लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा, उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जिसने उसको रखा है। He cannot be exploited in any way in childhood or teenage. He cannot be devoid of moral security and physical comforts. जो बेसिक नीड बच्चों को चाहिए वो सब उनको मिलना उनका अधिकार है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव इम्प्लीमेंटेड लॉज जैसे कि राइट टू एजुकेशन 2009, याद रखना है, RTE राइट टू एजुकेशन 2009। इस लॉ के तहत 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलना कंपलसरी है। फिर उनके पास, उनके घर के आसपास जो भी स्कूल हो वहां पर वो RT के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, और ये तो ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सेक्शन ए आपका 24 मार्क्स का होता है, ठीक है, और सेक्शन डी का आखिरी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, और ये 28 मार्क्स ऐसे हैं जहां पर हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा अगर आपका सही है तो मैप आपको पूरा सही करके जाना है। 28 मार्क्स यहां से तो आने चाहिए। बाकी जो सेक्शन सी और डी है उसमें हाफ ऑफ कट सकते हैं, प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है, चेकर पर डिपेंड करता है, पर ये 28 मार्क्स ऐसे है ना, ये कहीं नहीं जाने वाले। तो मैप देख लेते हैं। अच्छा, मैप को करने का तरीका है, सीधा ऐसे टिक करके आगे वो नहीं चलेगा, एक लिस्ट बनानी रहेगी कि आपने क्या टिक किया है, किसका क्या सिंबल है। बताती हूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से। 1 रीजन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड तो बहुत जगह है, तो मैंने यहाँ पर उत्तराखंड में कर दिया है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड यहाँ हो गया। फिर कान्हा नेशनल पार्क MP में है, तो ये रहा MP। फिर 1 जूट प्रोड्यूसिंग रीजन, बहुत सारी जगह पर जूट प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी स्टेट्स में, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, तो मैंने देखो वेस्ट बंगाल में जूट किया हुआ है। रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 हैं, एक चितरंजन लोकोमोटिव्स और दूसरा है वाराणसी। तो चितरंजन कहाँ पर है, चितरंजन वेस्ट बंगाल में है, और वाराणसी कहाँ पर है, वाराणसी UP में है। अब कितनी चीजें थी, 4 चीजें थी, यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे और 4 बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले फॉरेस्ट लैंड, यहाँ पे लिखा फॉरेस्ट लैंड। अब इसको मैंने किस तरीके से डिनोट किया है, लाइन से, तो इस बॉक्स में लाइन बना देनी ताकि पता चले ये क्या है, फॉरेस्ट लैंड। डन। देन ये डॉट जो है, एक डॉट, वो कान्हा नेशनल पार्क, तो यहाँ पे ये डॉट, ये नेशनल पार्क का हो गया। देन ये इस तरह, ये जो सिंबल है ये किसका है, जूट का, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ जो सिंबल मैंने किया है ये पूरा वेस्ट बंगाल, इधर मैं जूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये हो गया जूट का। प्लस सिंबल रेलवे इंजन के लिए बनाया है, तो रेलवे इंजन, ये देखो प्लस कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में प्लस किया, ऊपर क्या लिख दिया, जगह चितरंजन, और दूसरा वाराणसी दिया था। यहाँ पे तो आपको एक ही करना है दोनों में से, पर मैंने आपको दोनों बताए। दूसरा है वाराणसी UP में, तो इधर प्लस बना के ऊपर लिख दिया वाराणसी। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपका ग्राफ दिखेगा चेकर को, तो जाके वो आपको पूरे 4 मार्क्स देगा। ये लिस्ट करना कंपलसरी होता है।
है ना, वरना इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो मार्किंग है एकदम प्रॉपर दिखना चाहिए कि क्या सिंबल है और आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा सोशल साइंस गाला पेपर 2 का सेक्शन डी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।